MA 4 सेमेस्टर CPT की क्लास में मैं आज सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर मैंने आपसे बात किया था अबाउट द चैप्टर पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसको पोस्ट मॉडर्निज्म भी हम कहते हैं और हमने इसके विषय में काफ़ी डिटेल में आपसे बात किया था। I had devoted at least 2 lectures on this topic, and I sincerely hope and believe that you must have prepared this topic well based on your own resources and your reading material. अब आज एक दूसरे विषय के बारे में बात करते हैं और वो है जिसे हम कहते हैं फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, अर्थात नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी या फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी या नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत। Now, this is not a new thing or a new concept to you. मुझे तो ये लगता है कि that feminism has become a very very popular word during the last many years. पिछले कई वर्षों से एक शब्द ये बहुत इसका प्रयोग हो रहा है, ये बहुत चलन में आ गया है और वो है नारीवाद या महिलावाद। महिलावाद तो कम बोलते हैं, एप्रोप्रिएट जो वर्ड है इसका हिंदी में उसको नारीवाद कहते हैं, फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म discourse has become a very important part of educational syllabus in most of the disciplines, चाहे वो political science हो, चाहे वो economics हो, चाहे international relations हो, चाहे sociology हो, चाहे philosophy हो। In most of the social science disciplines, feminism has become a very important aspect, and today this issue is being debated more and more out of the textbooks as well. It has become a very important part of seminar and conferences as well as of international workshops and other academic activities. तो बहुत बड़े स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर नारीवाद पर पिछले कुछ दशकों में विचार विमर्श होने लगा है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। Now to start with what feminism is, अगर हम आरंभिक बात करें कि महिलावाद से तात्पर्य क्या है, नारीवाद से तात्पर्य क्या है, देखिए we can get the answer from the very title itself. When we say feminism, basically it takes its origin from the word feminist है ना, यानी नारी। इसका तात्पर्य क्या है, अर्थात फेमिनिज्म मीन्स एनीवन हु इज स्पीकिंग फॉर विमेन, anyone who is speaking or who is advocating on behalf of the feminist groups, अर्थात महिलाओं के लिए, महिलाओं के समूहों के लिए जो भी कोई व्यक्ति बात कर रहा है, किसी प्रकार की एडवोकेसी कर रहा है, उसको फेमिनिस्ट कहा जाएगा, उसको नारीवाद कहा जाएगा। यानी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को अगर उठाया जाए तो उसे नारीवाद कहेंगे। टू रेज द इश्यूज, to discuss issues, to deliberate issues concerning women generally is called as something being debated upon feminism। यानी इनसे जुड़ा हुआ कोई भी, महिलाओं से जुड़ा हुआ भी अगर कोई भी हम मुद्दा डिस्कस करेंगे और गहनता में डिस्कस करेंगे तो उसको कहा जाएगा ये नारीवादी विचार विमर्श हो रहा है, नारीवादी मंथन हो रहा है। Now, if we take a look at the word particularly feminism, ये शब्द कहाँ से आया? Another question is, another point of inquisitiveness is, from where does this word feminism come? इसको अगर हम सोचें, इस पर हम ध्यान दें थोड़ा, तो इसका हमें उत्तर मिलेगा कि this word basically originated from the French language. It's a French word. It was coined by the European scholar, by the European philosopher Charles Fourier. Charles Fourier ने इस शब्द की रचना किया था। That means he first used he was the first person, he was the first philosopher to have used this word
इन द ईयर 1837। 1837 में सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रांस का विद्वान था, फ्रांस का दार्शनिक था, जिसका नाम था चार्ल्स फोरियर। And anyway, you must be familiar with the name of Charles Fourier, because whenever we are talking about the utopian philosophers or utopian scholars, Charles Fourier's name will always be there. Robert Owen is also there. Robert Owen, Charles Fourier, Saint Simon, ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब हम यूटोपियन अर्थात कल्पनावादी विचारकों के बारे में, दार्शनिकों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, ये इनका नाम आएगा। दार्शनिक, ये जो कल्पनावादी दर्शन था, तो उसमें इन तीनों का नाम तो आना ही आना है। और इस क्रम में ये फिर यहाँ पर चार्ल्स फोरियर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव यूज्ड द वर्ड फेमिनिज्म इन द ईयर 1837। अब देखिए, जब इसने इस शब्द का प्रयोग किया, इसका नाम ही इस शब्द का नाम ही था फेमिनिज्मे। फेमिनिज्मे अर्थात जो फ्रेंच वर्ड है, दैट इज called by the name of feminisme, FEMINISME। फिर से सुन लीजिए, FEMINISME, फेमिनिज्मे, है ना। तो 1837 में उसने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, और उसी से ही अंग्रेजी का शब्द बनता है, अंग्रेजी का वर्ड बनता है फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्मे भी शब्द का प्रयोग किया गया था और फेमिनिस्टे भी किया गया था। फेमिनिस्टे, FEMINISTE, फेमिनिस्टे। Again, it is a French word, and this word was also used first by Charles Fourier. तो फेमिनिस्टे, FEMINISTE, फेमिनिस्टे। तो फेमिनिस्टे वर्ड और फेमिनिज्म, इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग किया गया था चार्ल्स फोरियर के द्वारा इन द ईयर 1837। फिर इसके बाद इस शब्द को दूसरी भाषाओं में, दूसरे देशों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। एंड इन द ईयर 1872 इट वाज यूज्ड, दिस वर्ड वाज यूज्ड, पॉपुलरली यूज्ड इन नीदरलैंड्स। जो वहाँ के सोशल फिलोसफर्स थे, पर्टिकुलरली जो सामाजिक दार्शनिक थे, जो समाज विज्ञानी थे, जो सोशल थ्योरिस्ट थे, दे फर्स्ट एम्प्लॉयड द यूज ऑफ दिस वर्ड इन नीदरलैंड्स इन द ईयर 1872। 1872 में इसको सबसे पहली बारी नीदरलैंड्स में इसका प्रयोग किया गया था। देन इन ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज इन इंग्लैंड, इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1890। 1890 में, या 1890, एकदम 1890 तो नहीं, हाँ 1890 के दशक में ये पहली बारी ब्रिटेन में इसको इस्तेमाल किया गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और अमेरिका में इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1910। 1910 में सबसे पहली बार अमेरिका में फेमिनिज्म इस शब्द का प्रयोग हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन में 1890 के दशक में पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। नेदरलैंड्स में in the year 1872, and in France for the first time it was used by Charles Fourier in the year 1837। तो इसलिए अगर हम देख लें, ये शब्द थोड़ा पुराना है, but again it is not that old as well as compared to other popular words in our discipline, that is in our political science। हमारे जो विज्ञान है, हमारा जो विषय है, वहां पर तो बहुत पुराने पुराने शब्द हैं, है ना। अरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात के समय के हैं, लेकिन ये जो फेमिनिज्म वर्ड है, इट इज ऑफ अ रिसेंट ओरिजिन। और ये पूरी जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी है, ये फेमिनिज्म है, अगेन इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट, रादर जैसे हमने बताया, इसीलिए हमने आपको अलग अलग इसकी सारी डेट्स बताई, है ना, सो दैट यू मस्ट गेट एन आइडिया दैट दिस थ्योरी इज नॉट वेरी ओल्ड, दैट दिस कंसेप्ट इज नॉट वेरी ओल्ड। It came into popular parlance. This became a popular topic of discussion only during the 19th century। 19वीं शताब्दी में ही इसका अधिकांश इसका प्रयोग होना शुरू हुआ। If we take into consideration, who was the first scholar to have given a proper attention to the cause of women, then it was जॉन स्टुअर्ट मिल। 1900, ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने 1961 में हु यूज द वर्ड दिस थिंग इन द ईयर 1961 फॉर द फर्स्ट 1861 सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। दिस वाज द टाइटल ऑफ हिज बुक विच ही रोट इन द ईयर 1861। जॉन स्टुअर्ट मिल ने he is considered to be as the first important scholar in modern times, that is to say the feminist theory originated only in the modern times, not during the medieval times or before that।
So during the modern times, this theory was introduced. It gained you can say parlance. It became popular in the modern times, and during this time only it was John Stuart Mill who first used this theory, who first gave, you can say, who was the first spokesperson who first spoke about the rights of women. ये पहला ऐसा व्यक्ति था जॉन स्टुअर्ट मिल जिसने पहली बारी 19वीं शताब्दी में महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में कहा। उसकी जो पुस्तक थी 1861 की, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, है ना। ही वॉज इसीलिए कहते हैं ही वॉज अ फेमिनिस्ट स्कॉलर, ऑल्सो अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर, अ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अलग अलग नामों से इनको संबोधित किया गया है। बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द इनजस्टिसेस met with women। महिलाओं के साथ क्या क्या अन्याय हुआ था, ये मिल ने पहली बार इसको उजागर किया था अपनी पुस्तक के माध्यम से। और उन्होंने बहुत सारे, आप कह लीजिए कि सरकार को आप कह लीजिए कि पत्र भी लिखे थे उस समय। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, एज यू नो, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। ही इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अबाउट द मेजर्स दैट शुड बी अडॉप्टेड फॉर वुमेन्स इम्प्रूवमेंट, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, है ना। क्या क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या क्या अत्याचार हो रहा है। ही स्पोक अबाउट एवरीथिंग एट लेंथ, है ना। सो देयरफॉर ही इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट इन द मॉडर्न टाइम्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बात आती है, हमने जैसा बताया फेमिनिज्म का मतलब है एनीवन हु इज स्पीकिंग फॉर द कॉज ऑफ विमेन। लेकिन महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के बारे में तो बहुत लोग बोलते रहे हैं, बहुत पहले से महिलाओं के बारे में चर्चा होती रही है। इट्स नॉट आई मीन दैट इट स्टार्टेड being women became point of discussions only in the 19th century for the first time। नहीं, इनके बारे में तो हमेशा पूरे इतिहास से पूरे बात होती रही है। लेकिन what separates, what distinguishes the discourse of women that started in the modern times in the 19th century and what used to be before the 19th century is the simple line of distinction that women were given a respected position only during the discourse in the 19th century, है ना। महिलाओं को पहली बार सम्मान की दृष्टि से देखा गया 19वीं शताब्दी में ही, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा सम्मान की दृष्टि से पहली बार देखा गया। नो, दिस इज कंटेस्टेबल, दिस इज डिबेटेबल। अभी हमने कहा कि 19वीं शताब्दी में पहली बार महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति प्रदान की गई कि उनके ऊपर विचार विमर्श होने लगा, मंथन होने लगा, चिंतन मनन होने लगा। इसलिए उनको एक सम्मानजनक, उनको एक स्थिति दी गई, उनकी एक रिस्पेक्टेबल डायलॉग उनके बारे में शुरू किया गया। बट इफ यू लुक एट द इंडियन सिनारियो, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो संभवतः ये बात सही नहीं होगी। हमारे यहाँ तो भारत में कहा गया, यहाँ तो कहा ही गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की, महिलाओं की पूजा हो, उपासना हो, वहीं पर ही ईश्वर का वास होता है। ये आज नहीं, हजारों वर्ष पूर्व भारत के दर्शन ग्रंथों में और वेद ग्रंथों में ये लिखा जा चुका है। ये पहले ये बात आ चुकी है, बहुत सारे ग्रंथों में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर जब हमने कहा कि 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में सबसे पहली 19th सेंचुरी में, जैसे हमने कहा 1861 में मिल ने सबसे पहली बात ये उठाया। तो अब देखिए मिल जो ये बात कह रहा है और भारतीय दृष्टिकोण से जो बात कहेगी उसमें मौलिक अंतर है। मौलिक अंतर ये है कि यहाँ पर मिल ने न केवल उनकी सामाजिक दुर्दशा के ऊपर ध्यान आकर्षण करने की चेष्टा किया है। He has not only tried to draw the attention of everyone or of people by and large about the you can say about the hapless position of women in the society। उसने न केवल दुर्दशापूर्ण महिलाओं की स्थिति पर मतलब कि इशारा करने की कोशिश किया है, बल्कि वो इसको कैसे ओवरकम किया जाए। हाउ कुड द वुमेन्स सिचुएशन बी इम्प्रूव्ड इन द सोसाइटी, क्या क्या उनके लिए किया जाना चाहिए। ये डिस्कोर्स उनसे ही आरंभ होता है। जो आज के समय में हम आकर बात कहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन,
जो कहा जाता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, या जैसे हम कहते हैं विमेन्स लिबरेशन, ये बहुत सारी जो बातें हुई हैं 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से आकर, ये संभवतः इतना सिस्टमैटिकली मेरे ख्याल से शायद पहले ना हुआ होगा। ये निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए बात सही है कि भारतीय दर्शन में तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो बात है, जो लीगल एम्पावरमेंट की बात है, that arose, this discourse arose only during the 19th century or the 20th century। भारतीय दर्शन में उनकी सामाजिक, कहते हैं उनका बहुत एक ऑनरेबल पोजीशन थी हमारे यहाँ विमेन की। They were given lot of honor and respect by the society। They were highly educated। जैसे हम कहते हैं अप्पला, वीरा, घोषा, विश्वेश्वरैया, आपने नाम सुना होगा। ये प्राचीन भारतीय हमारे जो महत्वपूर्ण जो नारी शक्ति थी, महिलाएं थी, महत्वपूर्ण जो जिन महिलाओं ने बहुत नाम अर्जित किया समाज में, who earned lot of name and fame, these are those names only। अप्पला, वीर, घोषा, है ना, विश्वेश्वरैया, ये सब वो महिलाएं हैं जिनका नाम बहुत था। लेकिन यहाँ पर तो उनकी हम एकेडमिक, आप कह लीजिए कि स्ट्रेंथ के बारे में बात होती है। दो आई एम नॉट एन अथॉरिटी on this subject, but what little I know about women in India in the ancient times, whatever I have heard, whatever I have learned or read through various sources, is that definitely the position of women in ancient India was quite high। Women were you can say were seated on a very high pedestal। बहुत उच्च उनका दर्जा हुआ करता था, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थीं। उनकी सामाजिक उनका बहुत, आप कह लीजिए कि उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन संभवतः कालांतर में आकर ये आप कह लीजिए इतिहास के प्रवाह के साथ, समय के बीतने के साथ ही साथ महिलाओं की जो स्थिति थी वो दुर्दशा में परिवर्तित होती चली गई। एंड दिस हैपेंड इन इंडिया एज वेल। तो इसी बात को आते आते जब बहुत हजारों वर्ष का जो समय बीतता गया, और उस लंबे इतिहास के यात्रा के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुई, बल्कि दिनों दिन गिरती ही चली गई। Women lost their glorious stature in the society। They lost lot of respect। The people, I mean, you can say people, they were not, I mean, so much full of respect for our women folk with the passage of time, because degradation had already set in। तो जैसे जैसे समय का प्रभाव होता गया, गिरावट भी आती गई। इसीलिए, और ये केवल एक दो देशों में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया भर में ये पूरी स्थिति थी, चाहे भारत हो चाहे बाहर की स्थिति हो। इसलिए ये जो 19वीं शताब्दी से जो महिलाओं पर नारीवादी जो चिंतन विमर्श शुरू हुआ है, इस बात का ये द्योतक है कि पूरी दुनिया भर में ये बड़ा चिंता का विषय बन गया था। तो इसलिए फेमिनिज्म अरोज इन द 19th century as a very powerful, you can say, dialogue, as a very important issue of dialogue that was initiated in the first in the western countries। हम ये नहीं कह सकते पूरी दुनिया भर में इसके ऊपर विचार विमर्श शुरू हो गया था, लेकिन हाँ 19वीं शताब्दी में वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसके ऊपर एक पावरफुल डायलॉग शुरू हो गया था। एंड दिस वाज इनिशिएटेड बाय मिल। लेकिन मिल के बाद फिर एक लंबा सा एक गैप पड़ गया था, एक वैक्यूम आ गया था, है ना। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे 19th century इट ड्रू क्लोजर टू द एंड ऑफ द 19th century, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत आता गया, वैसे वैसे इसके ऊपर फिर डायलॉग, इसके ऊपर डिलिब्रेशंस, डिस्कशंस बढ़ते चले गए, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने कहा फेमिनिज्म, एनीवन हु इज एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ विमेन। फेमिनिज्म जो एक बहुत ही चूंकि हमने कहा एक बहुत ही चर्चा का एक विषय बन गया, तो यहाँ पर कुछ इसकी बारे में आधारभूत बातें जानना जरूरी है ना। और वो ये है कि दैट फेमिनिज्म इज बेसिकली अ थ्योरी दैट यू कैन से दैट स्पीक्स फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ विमेन। नारीवाद ये वो विचार विमर्श है, ये वो दर्शन है जो महिलाओं के समान अधिकारों के लिए एडवोकेसी करता, वकालत करता है, समान अधिकारों का प्रतिपादन करता है। So feminism is basically advocacy for the equal rights of women। It is that
it is that you can say branch of knowledge that basically fights for the equal rights of women, जो महिलाओं के समान अधिकारों के लिए बात करता है, उसके लिए संघर्ष करने की बात कहता है। यहां पर कभी कभी एक बात ये आती है, कभी कोई कुछ लोग कहते हैं फेमिनिज्म इज बेसिकली अ फिलॉसफी, इट इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी दैट कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ विमेन ओवर द राइट्स ऑफ मेन। ये भी कई बार कहा जाता है और इसके ऊपर कई लेख लिखे जा चुके हैं। डज फेमिनिज्म इम्प्लाई द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वुमेन्स राइट्स ऑन द मेल राइट्स? क्या नारीवाद का तात्पर्य है, फेमिनिज्म का तात्पर्य है कि महिलाओं के अधिकारों की वकालत पुरुषों के अधिकार के ऊपर होनी चाहिए? क्या महिलाओं का स्थान क्या पुरुषों से पहले है? क्या महिलाओं को अधिक अधिकार मिलना चाहिए पुरुषों से? नो, दिस इज नथिंग ऑफ दिस काइंड। देयर इज नो डिस्कशन ऑफ दिस काइंड इन फेमिनिज्म। महिलावाद में या नारीवाद में तो समान अधिकारों की बात कही जाती है। दो बात कही गई है। पहली बात तो इसमें एडवोकेसी कही गई है कि दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स इन ऑल स्फीयर्स, whether it is a social, economic, political और कल्चरल राइट्स और कल्चरल एरियाज, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, दार्शनिक हो, राजनीतिक हो, नैतिक हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र होगा, हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों के समान स्थापित करने की बात कही गई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point that should be noted. Equal rights for women. दूसरी बात, their rights are not substandard or secondary to the rights of men, है ना? जो महिलाओं के अधिकार हैं वो पुरुषों के अधिकार से किसी भी मामले में कमतर नहीं है, हीनतर नहीं है। Rights of women, they are no subordinate to the rights of men. महिलाओं के अधिकार पुरुषों के अधिकार से हीन नहीं है, उनके अधीनस्थ नहीं है, उनसे गौण नहीं है। दे आर नॉट सेकेंडरी, दे आर नॉट इंफीरियर, दे आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द राइट्स ऑफ द मैन। तो इसलिए जहां पर समान अधिकारों के बारे में बात कही जाती है फेमिनिज्म में, वहीं पर दूसरी जो मंथन है, जो विचार विमर्श है, वो इस बात को लेकर कि महिलाओं के अधिकार किसी अन्य के अधिकारों से किसी भी मामले से कम नहीं है, हीनतर नहीं है या उनके अधीन नहीं है, अधीनस्थ नहीं है। दे हैव इक्वल राइट्स। तीसरी बात जो इस डिस्कोर्स में शामिल है और वो ये कि दैट फेमिनिज्म कॉल्स फॉर एंडिंग मैल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट विमेन। ये फेमिनिज्म का ही हिस्सा है, ये नारीवाद का ही हिस्सा है, ये नारीवाद के मंथन का ही हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ द फिलोसफिकल डिबेट ऑन फेमिनिज्म दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिसेस बीइंग प्रैक्टिस अगेंस्ट विमेन। अर्थात ये नारीवाद का ही एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि ये मुद्दा है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी शोषणवादी, अत्याचारी या भेदभावपूर्ण जो व्यवहार अपनाया जाता है, ये इस महिलावादी चिंतन का एक प्रमुख अंग है। They vehemently oppose, they are full of resentment against exploitation and the suppression of women, against the raw treatment meted out to women। जो सालों से जो महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता आया है, उसके विरुद्ध ये विचार विमर्श है। केवल समान अधिकारों के लिए नहीं है, समान अधिकार तो बाद में आते। इक्वल राइट, द थ्योरी ऑफ इक्वल राइट्स कम्स लेटर। इट इज प्रीसीडेड by condemnation of the ill practices or the malpractices or the evil practices that were carried on against women folk all across the world, not only in the developing world, not only in the non-Western world, but rather equally or maybe much more in the Western world।
केवल तीसरी दुनिया के अविकसित देशों में नहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बल्कि विकसित देशों में भी काफी ज्यादा अत्याचार हुआ। तो इसलिए जो नारीवादी जो विचार विमर्श है, नारीवादी जो मंथन है या जो विमर्श, नारीवादी जो विमर्श है, उसमें समान अधिकारों से पहले इस बात को लेकर घोर भर्त्सना करी गई है कि किस प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न हुआ है, किस प्रकार से उनके विरुद्ध अत्याचार हुआ है, किस प्रकार से उनके सम्मान का हनन हुआ है, उनका जो उनको ड्यू मिलना चाहिए, वो जो उनका एक न्यायिक अधिकार होना चाहिए, किस प्रकार से उनका हनन हुआ है। इसके ऊपर काफी गहराई से इसके ऊपर मंथन हुआ है, विमर्श हुआ है। सो दिस feminism it carries, I mean, it has you can say it is multi-dimensional. The discourse or the dialogue on women's rights is multi-dimensional, starting from the condemnation of the ill practices or evil practices carried on against women for years, for millennia together, for thousands of years, then moving on to the pathetic situation of women in the society. This is the second, you can say, area of discussion in feminism. And the third is advocacy for the equal rights of women. Advocacy for equal rights of women अर्थात महिलाओं के बारे में ये जो नारीवादी चिंतन है, ये आपके लिए ये बहुमुखी चिंतन है। ये बहुत सारे दिशाओं में फैला हुआ है और ये सबसे पहले आरंभ होता है, जैसा भी हमने बताया, कि महिलाओं की दुर्दशा जो सैकड़ों हजारों साल से जो चली आ रही है, इसका पहले एक व्यापक एक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, देखा जाता है कि क्या उनकी स्थिति है। तो पहले इस फेमिनिज्म थ्योरी में ही उन चीजों को उठाया जाता है कि किस प्रकार से उनकी दुर्दशा हुई है, उसकी आलोचना करी जाती है। आलोचना तो कम गहरा शब्द है, भर्त्सना उसकी करी जाती है। दैट इज कंडम्ड, दैट इज मैल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट देम वर कंडम्ड, है ना। तो ये तो पहला, इसका ये एक स्थान है, पहला पड़ाव है। दूसरा क्या है, उनकी जो दुर्दशापूर्ण स्थिति है, उस स्थिति के ऊपर चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, और उस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स। तो इसके ऊपर चिंतन किया जाता है कि अर्थात जो उनके ऊपर जो समस्याएं हैं, जो इनके ऊपर संकट है, तनाव, ये कैसे दूर किया जा सके, ये है। और देखिए, जब इसके ऊपर बात होती है, वार्ता होती है कि व्हाट हैज बीन द प्रिंसिपल रीजन फॉर द सप्रेशन एंड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है। और नॉट ओनली दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज पेट्रियार्की अर्थात मतलब है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, या कह ले पेट्रियार्कल सोसाइटी, अर्थात पुरुषवादी समाज। पितृसत्तात्मक से ज्यादा अच्छा शब्द है पुरुषवादी समाज, पुरुषवादी सोच, दैट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी। पुरुषवादी समाज, पेट्रियार्कल मेंटालिटी, अर्थात वो इसका मतलब क्या हो, व्हाट इज पेट्रियार्कल मेंटालिटी, व्हाट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। It means patriarchal society is a society where it is considered that everything is dependent on the males or the main population of the society। अर्थात पितृसत्तात्मक, या आप कह लीजिए कि पुरुषवादी जो पुरुषवादी समाज होता है, वहां पर यह माना जाता है कि सब कुछ पुरुष ही है। एवरीथिंग इज मैन इज एवरीथिंग, दैट इज मेल, that is the male members are everything. The entire system rests on the male members or on men. सब कुछ पुरुषों पर आधारित है। And the entire system revolves around them. सब कुछ उनके अगल बगल घूम रहा है। Whether it is the household, whether it is the public domain, whether it is the economic life, whether it is the cultural life, whether it is the academic life, any aspect of the society takes into view that it is men who are mainly the most important part of every society, of the whole society। पूरे समाज का सबसे प्रमुख जो अंग होता है वो पुरुष ही होता है। बिना पुरुष के समाज नहीं चल सकता है। दिस इज कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी। और इस पुरुषवादी जो मानसिकता होती है, वहां ये माना जाता है
कि दैट विमेन शुड ऑलवेज रिमेन अंडर द डोमिनेशन ऑफ मेन। ये जो पुरुषवादी समाज होता है, पुरुषवादी जो मानसिकता होती है, उसमें मान के चला जाता है, उसकी एक अंतर्निहित सोच होती है, और वो ये है कि महिलाओं का स्थान पुरुषों के अधीन ही है। दैट विमेन शुड एवर रिमेन अंडर द प्रोटेक्टिव विंग्स ऑफ द मेल्स, कि महिलाएं हमेशा पुरुषों की छत्र छाया में ही सुरक्षित रह सकती हैं, पुरुष के साथ ही उनका जीवन यापन हो सकता है। लेकिन अगर जहां भी वो स्वतंत्र होने का उन्होंने प्रयास किया, दे विल लूज देयर आइडेंटिटी, दे विल लूज देयर प्रोटेक्टिव शील्ड दैट कम्स टू देम थ्रू द मेल्स। जैसे वो पुरुषों की छत्र छाया से बाहर जाना चाहती हैं या बाहर जाना चाहेंगी, तो वो अपने सुरक्षा कवच से यानी विरक्त होना चाहती हैं। एंड इन डूइंग सो दे विल मेक देमसेल्फ मोर वल्नरेबल, वो अपने आप को और अधिक वल्नरेबल कर देंगे, अपनी स्थिति और ज्यादा नाजुक कर देंगी अगर वो पुरुषों से अलग हो जाती हैं। यानी जैसे एक बहुत बड़ी बात कही गई, संस्कृत का एक श्लोक भी हमें याद नहीं आ रहा है, कि जब एक महिला एक बच्ची होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, जब वो विवाहित हो जाती है तो पुरुष के संरक्षण, जब पति के संरक्षण में आ जाती है, और साथ ही साथ उसके जीवन में हमेशा चाहे वो पुरुष हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, ये सब हमेशा उसके साथ ही साथ रहते हैं। वो कभी स्वतंत्र होने की उसको कल्पना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो असहाय हो सकती है। समाज ऐसा है कि जहां पर उसको असहाय होते हुए देखकर लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भारतीय दृष्टिकोण में कहा गया, भारतीय दर्शन में कहा गया, वो कोई गलत तो नहीं कहा गया है। हम देख रहे समाज की क्या दुर्दशा है, लेकिन साथ ही साथ जहां पर भारतीय दृष्टिकोण का हम प्रशंसा करते हैं, भारतीय दृष्टिकोण का हम सम्मान करते हैं, वहां पर जो समकालीन जो दृष्टिकोण दिया जा रहा है, उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात करी जा रही है, उनके लीगल एम्पावरमेंट के बारे में बात करी जा रही है, उनके एजुकेशनल एम्पावरमेंट के बारे में बात करी जा रही है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से हमें आगे बढ़ना है। वी डोंट हैव टू लीव आवर विमेन फोक ऑन द क्रचेस ऑफ द मेल सोसाइटी। हमें अपने महिलाओं को पुरुषों के बैसाखी पर नहीं छोड़ देना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम आधुनिक या समकालीन जो दृष्टिकोण है उसको भी अपनाएं। हमें जो पॉजिटिव हमें भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय दर्शन से हमें प्राप्त होता, उसको तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए, है ना। परिवारों की संस्था के बारे में भारतीय दृष्टिकोण में बहुत कुछ, भारतीय दर्शन ग्रंथ में बहुत कुछ कहा गया है। संतान अपनी पिता से बहुत कुछ सीखता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी, अपने पिता से, माता से बहुत कुछ सीखता है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, तेना शोभन्ते हंस मध्य सभा मध्य बको यथा। अर्थात कितनी अच्छी बात कही गई हमारे संस्कृत साहित्य में कि ऐसे माता पिता जो अपनी संतानों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, वो उसी प्रकार से उनके दुश्मन होते हैं, उसी प्रकार से अशोभनीय हो जाते हैं जिस प्रकार से हंसों की सभा में बैठा हुआ एक बगुला। यानी जो माता पिता अपने पुत्रों को, पुत्रियों को ना पढ़ाए लिखाए, जो उनका अच्छा पालन पोषण ना करे, तो वो उसी प्रकार से बदसूरत हो जाता है, उसी प्रकार से कुरूप हो जाता है जिस प्रकार से हंसों की सभा में बैठा हुआ एक बगुला। तो देखिए कितनी अच्छी, कितनी एक आपके कितनी महत्वपूर्ण ये बात कही गई है कि चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भारतीय दर्शन में तो, भारतीय समाज में तो इसका बहुत इसका आदरता सम्मान था। समान शिक्षा होनी चाहिए पुत्र पुत्रियों की, है ना। तो इस तरह से, इस आधार पे हमारी भारतीय समाज का निर्माण हुआ था। लेकिन जब हम आधुनिक समय में आते हैं तो उसमें कुछ और परिवर्तन होता दिखता है, और कालांतर में जो बहुत सारी कमियां आ गई थी कि महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी, दुर्दशापूर्ण हो गई थी, उसको सुधारने के लिए आज के समय में कहा जाता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर आने की आवश्यकता है। सब कुछ पुरुष ही है, सब कुछ पुरुष प्रधान समाज में हो सकता है, सब कुछ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हो सकता है। Women can be granted respect and protection only in a male dominated society. This is not a correct position.
सब कुछ एक पुरुष प्रधान समाज में ही सारी महिलाओं को सारी सुरक्षा, सारा सम्मान, सारा यश, गौरव उनको केवल पुरुष प्रधान समाज में प्राप्त हो सकता है, ये बात गलत है। और इसी बात के विरुद्ध ये फेमिनिज्म ये एडवोकेट करता है। यही नारीवादी जो सिद्धांत है इसी बात को तोड़ने का प्रयास करता है कि जो पुरुष मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है, पुरुष प्रधान समाज की जो विचारधारा है, इसको डाइल्यूट करना है, इसको तोड़ना है और एक ऐसा समाज के निर्माण की बात करता है जहां पर पुरुष और महिला दोनों मिलकर ही समाज का सम्यक निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, ये आज का ये एक दृष्टिकोण था, जो ये एक दर्शन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। और दिस इज व्हाट फेमिनिज्म स्टैंड्स फॉर। लेकिन देखिए, हमारा हमेशा से आप लोग को बताते समय ये मानना है कि while we are talking about the modern philosophy, while we are talking about the contemporary ideology, we need to keep into mind what was happening in India, what is happening in India, what happened in India, I mean during the ancient past. हम आज के समय महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बातें हमें अपने पुरातन इतिहास की भी तो जानना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा जो पुरातन इतिहास है बिल्कुल खोखला था, नहीं तो ऐसा लगता है कि perhaps we were very hollow, we were very shallow, we were very, our ancient past was very superficial। इस प्रकार का हमारे पास ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। हमारा प्राचीन समाज तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए एलिवेटेड था। इट वॉज अ वेरी ग्लोरियस सोसाइटी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। भले ही उसमें भी कमी रही होगी, जहाँ भी देखिए मनुष्य जहाँ जहाँ है कुछ तो कमियां होंगी, तो हमारे प्राचीन समाज में भी कुछ कमियां रही होंगी। आई डोंट से एवरीथिंग वॉज 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन हाँ बहुत अच्छाइयाँ थी और उन अच्छाइयों को हमें जानना चाहिए। इसीलिए हमने आपको शॉर्ट में अपनी प्राचीन महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया, इंडिकेशन देने का प्रयास किया है, और साथ साथ फिर आपको वर्तमान में क्या स्थिति है, फेमिनिज्म वर्तमान में क्या कहता है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इसका फोकस क्या है, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है। तो आज की बात जैसे हमने कहा हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे, लेकिन अभी इस विषय में अभी आगे और भी बहुत कुछ हमें आपसे बात करना है ना। अभी तो इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आज की बात हम ये समाप्त करेंगे। हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स आई कुड हैव कंटिन्यूड दिस लेक्चर फॉर 1 hour एटलीस्ट। 1 घंटे 55 मिनट का तो हम बात अभी कर ही सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई मीन प्रिपेयरिंग बिग लेक्चर्स, बिग वीडियो लेक्चर्स will gives rise to another kind of problem, that is the problem of uploading it on the YouTube। इसको YouTube पर अपलोड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर बड़े बड़े लेक्चर्स अगर हम इसको बनाकर हम मतलब कि इसको अपलोड करने का प्रयास करते हैं, टेक्स आवर्स टुगेदर। तो इसलिए 30-35 मिनट का अधिक से अधिक 40 मिनट का लेक्चर अपलोड होना तो फिर भी थोड़ा सा सरल है। सरल तो नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी आई कैनॉट अफोर्ड टू टेक दिस लेक्चर टू 1 hour और बियॉन्ड 1 hour। तो आज की बात डियर स्टूडेंट्स हम यहीं समाप्त करेंगे, एंड इन माई नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी वेरी सून आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप track of my lectures, and thank you very much for your patience. Thanks a lot.